आज इस लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। आज हम जानेंगे यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में और उसके जो अंग है उनको भी हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं शशांक थूल आप सभी का द थूल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ पर हम एमपीपीएससी मेंस के अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस की अगर मैं बात करूं, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं बात करूं, तो हमारा जो एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है उसमें इसका हालांकि जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण संगठन है, इतनी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको बनाने के पहले भी एक और यूनाइटेड नेशन की तरह से एक और संघ या संगठन बनाने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद, जिसमें उस समय के जो तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें जितने भी देश हैं वो आपस में जो भी उनका लड़ाई झगड़ा है या जो भी मुद्दे हैं वो आपस में बैठकर बातचीत से सुलझा लें और विश्व युद्ध जैसी कोई स्थिति ना बने। लेकिन उनके ये प्रयास असफल रहे। ये जो संगठन रहा ये एक तरह से फेल हो गया और उसके निर्माण के कुछ ही समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होने के बाद फिर से एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें जो भी देश हैं वो आपस में बैठकर अपने सारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको बातचीत के ज़रिए उसको हल करें और विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना बने। इसके लिए फिर से प्रयास किए गए और इस बार प्रयास किए गए जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। और इस तरह से ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये उभर कर आया। तो आइए देखते हैं। हालांकि इसके इतिहास के डिटेल में हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक छोटे बहुत जानकारी के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो आइए देखते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, जाहिर सी बात है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको स्थापित करने में काफ़ी मेहनत की थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में 193 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। अब आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए, नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि अभी कौन सा देश है जो सबसे नया इसका सदस्य बना है। चलिए, इसके महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव अभी वर्तमान में है एंटिनो गुटरेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, जो पूरी नियमावली है, उसके अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्यों को बताया गया है। आइए इनके उद्देश्यों को एक एक करके जानते हैं। पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया एक संगठन था और जिसका उद्देश्य ये था कि विश्व युद्ध जैसी स्थितियां ना बने या बन रही है तो उनको टाला जा सके। तो इसलिए इसका जो पहला उद्देश्य है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। उसके बाद है समान अधिकार और लोगों के आत्मनिर्णय के आधार पर देशों के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको विकसित करना, यानी कि देशों के बीच में अगर तनाव है तो उसको ख़त्म करके जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करना और मानवाधिकार एवं बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। इसका अर्थ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए आपसी सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना कि इसका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी के साथ जो मानव के अधिकार हैं और जो बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं, कि जो आधारभूत स्वतंत्रता है कि भाई मैं अपने मर्जी के हिसाब से कहीं भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ या
जो भी शिक्षा प्राप्त करना है या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी व्यवसाय करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो भी मानवीय अधिकार हैं और जो स्वतंत्रताएं हैं उनके प्रति जो सम्मान है उसको बढ़ावा देना। ऐसा नहीं करना है कि भाई आप अगर अफ्रीकन हैं तो आपको हम शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे, या अगर आप किसी एशिया कंट्री से हैं तो आप वोट नहीं कर सकते, या आप किसी विशेष देश के या किसी विशेष मूल के हैं तो आपको किसी विशेष अधिकार से या किसी भी अधिकार से कि आप ये ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते तो उससे वंचित रखा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे देशों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा इस समन्वय को स्थापित करने हेतु केंद्र के रूप में कार्य करना। अब ये जो सारे उद्देश्य हैं इनको प्राप्त करने के लिए जो भी देश प्रयास कर रहे हैं उनके बीच में एक समन्वय यानी कि एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, और इसी के साथ ऐसा प्रयास करने वाले जो देश हैं उनके लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके यानी यूनाइटेड नेशन के क्या सिद्धांत हैं। आइए इनको देखते हैं। यूनाइटेड नेशन के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों को दिया गया है। चलिए एक एक करके हम इसके सिद्धांतों को देखते हैं। पहला है सभी सदस्य देशों की प्रभुता समानता पर आधारित है, यानी कि जितने भी देश हैं उनकी जो प्रभुता है, प्रभुता यानी कि हर देश को अपने अच्छे और बुरे निर्णय को लेने के लिए अपने आप में सक्षम है, यानी कि कोई भी देश किसी बाहरी दबाव पे कार्य नहीं करेगा। जैसे कि हम अपने भारत देश की बात करें तो हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए अगर कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कोई दूसरा देश हमसे कहता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है, हम स्वतंत्र हैं अपने अच्छा बुरा निर्णय लेने के लिए। तो ये क्या हो गई, हमारे देश की प्रभुता हो गई। तो सभी जो देश हैं उन देशों की प्रभुता समानता पर आधारित है, यानी कि हम अपने अच्छे बुरे निर्णय के लिए जिम्मेदार हैं और हम इस बात में सक्षम हैं कि हम अपना अच्छा और बुरे का निर्णय ले सकें। उसी तरह से जो बाकी देश हैं वो भी इसके लिए स्वतंत्र हैं और उनको भी ये प्रभुता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि भाई अफ्रीकन देश हैं तो नहीं, वो अपना अच्छे बुरे का निर्णय नहीं ले सकते तो हम उनके लिए बताएंगे कि आपको कैसा काम करना है, कौन सी पॉलिसी बनानी है और किस तरह से फैक्ट्री लगानी है, या जो आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उसको किस प्रकार से करना है। इसी तरह से कोई कंट्री है तो हम उसके कि भाई आप किस कंट्री से कैसा व्यवहार करेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, या उस कंट्री से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लिए किस तरह से व्यवहार करेंगे, तो कोई तीसरा देश उनको इस तरह से सलाह नहीं दे सकता या इस कार्य के लिए उन पर दबाव नहीं बना सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सदस्य देश घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, यानी कि जो भी उन्हें कर्तव्य दिए गए हैं या इस चार्टर के तहत या इस संघ के तहत उन्हें जो भी कर्तव्यों को करने के लिए कहा जाता है वो उनके निर्वाह करेंगे। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, न्याय को खतरे में डाले बगैर अपने विवादों का अंतर्राष्ट्रीय समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, यानी कि अगर कोई स्थिति बनती है लड़ाई झगड़े की या किसी देश के साथ आपकी नहीं बन रही है तो उसके लिए आप शांति, सुरक्षा और न्याय जैसे जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको खतरे में नहीं डालेंगे। इसके लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय समाधान होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैठ के बातचीत करके या जो भी एक ऐसा हल जिसमें किसी का नुकसान ना हो, इस तरह के हल को या समाधान को खोजने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है सभी सदस्य देश दूसरे देश के विरुद्ध बल का प्रयोग करने अथवा उसे धमकी देने में संयम बरतेंगे। ऐसा नहीं करना है कि भाई हमारे पास अगर अधिशक्ति है तो सामने वाले को या सामने वाले देश पर हम बल का प्रयोग करें या उसे अपने बल के धमकी देकर उससे कोई भी काम करवाएं। इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है जो सदस्य देश हैं उन्हें। आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुनिश्चित करेगा कि ऐसे देश जो उसके सदस्य देश नहीं हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसके सिद्धांतों के अनुरूप ही व्यवहार करे, यानी कि जो देश ऐसे देश जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यता नहीं ली है वो उसके सदस्य नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी करें, वो भी इसी प्रकार से व्यवहार करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो शांति है वो बनी रहे। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख अंगों को या कुछ प्रमुख भागों को। पहला है महासभा,
फिर है सुरक्षा परिषद, फिर है आर्थिक सामाजिक परिषद, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बाद है न्यायिकता परिषद और फिर है आखिर में सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। आइए अब इसके अंगों को एक एक करके हम समझते हैं। पहला है महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में से एक है ये, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व आपसी विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर आते हैं, यानी कि सभी देश के जो प्रतिनिधित्व हैं यहाँ पर आते हैं, अपने अपने विचार को रखते हैं किसी भी मुद्दे पर। इसमें बिना किसी भेदभाव के सदस्यता दी जाती है। प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, लेकिन जब मतगणना या मतदान देने का अवसर होता है तो उनका मत एक ही माना जाता है। यानी कि इंडिया से अगर मान लीजिए 5 प्रतिनिधि यानी 5 लोग वहां पर जाते हैं और किसी मुद्दे पर वोट करते हैं तो वो इंडिया की तरफ से एक वोट काउंट होगा। इसके अधिवेशन की बात करूं तो प्रत्येक वर्ष या वर्ष में एक बार इनका अधिवेशन होता है। इस महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें सभी देश के लोग, एक तरह से विश्व के सभी देश इसमें आते हैं और उनके प्रतिनिधित्व यहाँ पर आते हैं और जो भी विषय होता है उस पर वहाँ पर बैठकर विचार विमर्श किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिक्योरिटी काउंसिल, एक महत्वपूर्ण परिषद है जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दे इसमें रखे जाते हैं, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार भी कहा जाता है। इसके सदस्यों की बात करूं तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात करूं तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, यानी ABC और FR। ठीक है, आप कुछ भी ऐसा सीक्वेंस बना के उसको याद रख सकते हैं। अस्थायी सदस्यों की बात करूं तो अस्थायी सदस्यों में जो महासभा होती है उसमें से 2/3 बहुमत से प्रतिवर्ष 2 साल के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को इसमें चुना जाता है। जो आपने सुना होगा कि भारत को पहले इसकी स्थायी सदस्यता के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में भारत ने इसे चीन को दे दिया और चीन इसका स्थायी सदस्य बना। ये सुरक्षा परिषद हमेशा चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान, भारत चीन जैसे सीमा विवाद को भारत इस सुरक्षा परिषद में रखता है और कई बार चीन अपने स्थायी सदस्य होने के नाते जो उसे स्पेशल पावर मिली है, जिसे हम वीटो शक्ति कहते हैं, उसके द्वारा भारत के द्वारा उठाए गए कदमों या भारत के द्वारा रखे गए विषयों पर नकारात्मक मत देता है। चलिए इसको देखते हैं। और अगर इसके सदस्यों की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं, जो हैं चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। अस्थायी सदस्यों की बात करूं, जो अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं उसमें से 3 सदस्य जो हैं वो अफ्रीका से चुने जाते हैं, 2 सदस्य एशिया से चुने जाते हैं, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से चुने जाते हैं, 2 सदस्य चुने जाते हैं वेस्टर्न यूरोप और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से, और 1 सदस्य चुना जाता है ईस्टर्न यूरोप से। अब आप देख सकते हैं कि यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और इसके साथ ही यूरोप के अगर मैं बात करूं, जैसे UK यानी ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो भी यूरोप के ही देश हैं। तो इस प्रकार से यूरोप का इस पूरी परिषद में, इस पूरी काउंसलिंग में काफ़ी दबदबा होता है, काफ़ी प्रभुत्व होता है। तो जो अन्य देश हैं उनकी ये मांग है कि इसका ये जो परमानेंट सिस्टम और नॉन परमानेंट सिस्टम है, जो चुनने का तरीका है, इसमें बदलाव किया जाए। और भारत ने कई बार इस सुरक्षा काउंसिल में अपने परमानेंट मेंबरशिप यानी स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। चलिए आइए और देखते हैं आगे। एक चीज़ मैंने जो आपको बताई थी वो है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति की अगर हम बात करें तो इस काउंसिल में, इस सुरक्षा परिषद में किसी भी विषय पर अगर निर्णय लिया जाता है
तो उसके लिए जो पांचों स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति जो है वो आवश्यक होती है, और अगर किसी सदस्य को उस विषय पर अपनी सहमति नहीं देनी है तो वो वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया या नकारात्मक मत दे सकता है। यही कहलाता है वीटो शक्ति। भारत के विरुद्ध कई बार चीन ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है ये परिषद। जैसा कि भारत पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने के लिए काफ़ी प्रयास था कि भाई जो भी आतंकवादी गतिविधियां भारत में हो रही है उनका संचालन पाकिस्तान में हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चीन ने वीटो शक्ति का प्रयोग करके इस मुद्दे को उल्टा कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का शिकार है और वो खुद ही पाकिस्तान जो है आतंकवाद से जूझ रहा है। अगर वीटो शक्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा वीटो शक्ति का प्रयोग रूस ने किया है, एक लगभग 107 बार। उसके बाद अमेरिका ने 89 बार, ब्रिटेन ने 29 बार, फ्रांस ने 16 बार और चीन ने 11 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यूएन के अंग की बात करते हैं हम। अगला है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको भी देखते हैं, देखिए कितनी बढ़िया इनकी बिल्डिंग्स होती है। चलिए स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना हुई थी 1945 में, यानी कि लगभग जितने भी इसके अंग थे सभी की स्थापना एक ही वर्ष में हुई थी। सदस्यों की बात करूं तो इसके 54 सदस्य होते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष अपना पद त्याग देते हैं। ये जो काउंसिल है ये शरणार्थियों, राज्य विहीन व्यक्तियों, मजदूरों के अधिकार, दासता, बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर निरंतर विचार विमर्श करता है और उन्हें रोकने के प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए बिल्कुल न्यायालय की तरह होता है ये, यानी कि कोर्ट की तरह होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्याय संबंधी अभिकरण है, यानी कि जब किन्हीं दो देशों को कुछ विवाद हो जाता है तो वो अपने विवाद को इस न्यायालय में लाते हैं। इसकी स्थापना घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में या उससे संबंधित सभी मामले जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्याख्या करना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर रोकना आदि चीजें इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है न्यायिकता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसकी अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1994 में दक्षिण प्रांत के क्षेत्र के पलाऊ देश के स्वतंत्र होने के साथ ही इस परिषद ने काम स्थगित कर दिया, क्योंकि इसकी जो उपयोगिता थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि ये जो था ये परिषद उपनिवेश जो देश थे जिन्हें उपनिवेश बनाया गया था उनके लिए ये काम करता था। तो उपनिवेश का जो सिद्धांत या उपनिवेशवाद के समाप्ति के साथ ही इसकी जो प्रासंगिकता है वो भी समाप्त हो गई। अगला देखते हैं। अगला है सचिवालय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिदिन के काम काज होते हैं उन्हें ये संभालता है। इसका प्रमुख कार्य संघ की नीतियों और जो कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वित करना भी होता है। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग। आइए हम देखते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों के बारे में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापक सदस्यों के रूप में सम्मिलित रहा है तथा उसके उद्देश्य और सिद्धांतों का पूरा समर्थन करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसमें उल्लेखित उद्देश्यों को लागू करने तथा उसके जो विशिष्ट कार्यक्रम हैं उससे संबंधित जितने भी अभिकरण हैं उसके विकास में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यानी कि उसके चार्टर में जो भी चीज़ें लिखी गई है कि भाई हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए के रखना है, सहयोग करना है, तो इन सारे चीज़ों को लागू करने के लिए भारत उसके कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जो अभिकरण हैं उनको बना रहा है और उनको विकसित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं।
भारत वैश्विक चुनौतियों के समाधान के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ पर दृढ़ विश्वास रखता है। यानी कि भारत का मानना है कि जितनी भी वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे कि आज के संदर्भ में हम देखें तो आज जो कोरोना संकट जो चल रहा है, इस प्रकार के संकट हो गए, विश्व जलवायु परिवर्तन हो गया, आतंकवाद हो गया, तो इस तरह के जितने भी वैश्विक चुनौतियां हैं, इनके समाधान करने के लिए जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास रखता है कि अगर हम वहाँ पर जाके अपनी बातों को रखेंगे, इस तरह के मुद्दों को रखेंगे और सब आपस में सहयोग करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इन मुद्दों का ज़रूर समाधान निकलेगा। आगे देखते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उपनिवेशवाद और रंगभेद विरुद्ध संघर्ष में सबसे आगे रहा है। विभिन्न समस्याओं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रही है स्पेलिंग वगैरह, आपको जो PDF मिलेगा उसमें सही आ जाएगा, लेकिन विभिन्न समस्याओं जैसे समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, निशस्त्रीकरण, शांति स्थापना, समुद्री डकैती, प्रवासन समस्या और मानवाधिकार के मुद्दों को हल करने के लिए भारत सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर कार्य करने के पक्ष में है। भारत साझा और समान परंतु भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक व्यापक, संतुलित, सकारात्मक, प्रभावी और न्यायपूर्ण समाधान के साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब होता है कि जो जलवायु परिवर्तन का जो भी मुद्दा चल रहा है उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि साझा लेकिन भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व, यानी कि हर देश का जो उत्तरदायित्व वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जलवायु की जो परिवर्तन की जो समस्या है हर देश में अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए कोई देश ऐसा है जहाँ पर कोयला या जीवाश्म ईंधन वगैरह जो है वो काफ़ी मात्रा में जलाया जा रहा है। अब अगर जलवायु परिवर्तन के तहत उससे कहा जाए कि भाई नहीं, आप ये जीवाश्म ईंधन का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दीजिए, लेकिन वो देश अगर कोई गरीब देश है जिसके पास इसके अलावा कोई और समाधान या कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। इस वजह से इसके लिए या जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के लिए समान लेकिन भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट जो निकल के आया, इसका मतलब ये है कि हाँ ठीक है, चलिए आपके पास अगर कोई दूसरा समाधान नहीं है तो आप दूसरा समाधान खोजिए, और दूसरे समाधान को खोजने के साथ साथ ये जो आपका जीवाश्म ईंधन का जो आप उपयोग कर रहे हैं इसको भी धीरे धीरे कम करने की प्रयास करिए, कोशिश करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद भारत परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित एवं नष्ट करने की मांग करता रहा है। भारत सदैव निशस्त्रीकरण का समर्थन तथा रासायनिक हथियारों का प्रयोग के विरोध में रहा है। जम्मू कश्मीर समस्या तथा सीमा क्षेत्र में आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी भी प्रस्तुत की है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ को और उसके विभिन्न अंगों को हमने जाना। आने वाले लेक्चर में हम और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको भी देखेंगे। कुछ हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और कुछ ऐसे जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं कि इन पर चर्चा होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए, उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। दिवाली का पर्व आने वाला है, तो दिवाली के पर्व के लिए आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी थूल एकेडमी की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाले सभी त्योहारों के लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण का जो संकट है वो टला नहीं है, इसीलिए अपने त्योहारों को मनाते हुए, उनको सेलिब्रेट करते हुए इस बात का ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।